हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का रेगनार नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पीजीआई जीएमसीएच डीआरएमई के लिए जो नया सेशन है, एक एमसीक्यू सेशन जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पीजीआई जीएमसीएच आरआरबी डी ट्रिपल एसबी टीएमसी ईएसआईसी एनवीएस डीआरएमई नोरसेट और आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो अब की बार अगर आप भी सिलेक्शन पार चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने इस एमसीक्यू सेशन को। तो चलिएगा बच्चों, जो भी बच्चे कंप्लीट बैच बाय करना चाहते हैं वो डायरेक्टली ऐप में बाय कर सकते हैं। और डेली की हमारी जो ये सीरीज़ है आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी आपका ड्रीम गोल हो, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आप आज से ही उसकी तैयारी भरपूर बढ़िया तरीके से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों टाइम बहुत कम है अब आपके पास और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा। तो अब आपके हाथ में है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज में अगर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इससे बेटर मौका आपको नहीं मिलने वाला। आपको पता है अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हट गया है। कॉन्ट्रैक्ट हटने के कारण अब जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होगी वो परमानेंट बिहाफ पे होगी और उस वैकेंसी में आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप भी अपने सिलेक्शन को भरपूर तरीके से करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगनार नर्सिंग एकेडमी को आरआरबी डीएसएस हर एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने और हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के देना है, क्योंकि ये सारे वही एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और आने वाले टाइम में यही क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। होप आप सब अच्छे से आंसर कर पाएंगे कि मैम कौन सी ड्रग है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है जब पेशेंट के अंदर क्या हो रही हो, ब्लीडिंग हो रही हो, इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो रहा था। तो हम कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं? तो मैम यहाँ पे लिखा है मैनिटोल, फ्यूरोसिमाइड, स्पाइनोलेक्टोन, नेक्स्ट है एसिटोलाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड। तो मैम पेशेंट को इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो चुकी है। ये इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है मैम, हम पेशेंट का जो ब्लड ब्रेन बैरियर था वो इंटेक्ट नहीं है और अब आपको पता है हेमरेज होने के कारण, ब्लीडिंग होने के कारण पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा मैम, पेशेंट का जो आईसीपी है वो डिक्रीज हो जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज हो रखा है तो आपको पता है बच्चों, क्या फिरोसिमाइड देंगे, क्या स्पाइरोलेक्टोन देंगे या एसिटोलाजोनामाइड देंगे? तो मैम यहाँ पे हमें याद रखना है मैनिटोल, जिसको हम ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं। किसकी मैम? मैनिटोल दिया जाता है जो कि इंक्रीज्ड आईसीपी में देते हैं, ठीक है ना। ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है बच्चों? जब क्या हो जाए, आईसीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो हम मैनिटोल नाम की दवाई है जो कि एक ओस्मोटिक डायूरेटिक है, इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ये देते हैं। तो अब तो आईसीपी डिक्रीज्ड है तो मैनिटोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डिक्रीज्ड आईसीपी। बहुत ही बढ़िया। देखो सारे कंसेप्चुअल सवाल हैं, ये हमारा टारगेट रहेगा बच्चों कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो थ्योरी हो। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। 28 साल की ओल्ड वुमेन है, 41 वीक गेस्टेशन की एज है, कंसीडर्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। एक फीमेल है बच्चों जो कि 28 साल ओल्ड है, ठीक है ना, 28 साल की ओल्ड फीमेल है। तो आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे कि ये बताइएगा इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, क्या बोला गया बच्चों, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए कौन सी ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सिवाय एक के, कि कौन सी ऐसी फीमेल है जिसके अंदर आप इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करेंगे सिवाय एक के? तो 41 वीक की फीमेल है। पहला है मैम प्लेसेंटा प्रीविया, पहला क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया। दूसरा है बच्चों पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, फीटल हार्प्स हैं और फीटल डिस्ट्रेस हो रखा है। सारी की सारी वो कंडीशंस जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं सिवाय एक के। 41 हफ्ते की प्रेगनेंसी होगी लेकिन आपको लेबर इंड्यूस नहीं करना है।
तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर आप लेबर इंड्यूस नहीं करेंगे? तो पहला था प्लेसेंटा प्रीविया पोस्टम प्रेगनेंसी। देखो प्लेसेंटा प्रीविया है तो इसमें आप क्या नहीं कर सकते बच्चों, फीमेल के अंदर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन या पहले से ही प्लेसेंटा लाइन है तो आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हैं मैम, वी कान डू इंडक्शन ऑफ लेबर। तो इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कर सकते हैं। अगला है मैम फीटल डिस्ट्रेस है, बच्चा ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है तो आप आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये भी पता चल गया। अब मैम यहाँ पे है कि एक्टिव जेनाइटल हर्ब्स, हमें जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर हर्ब्स का इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है तो मैम इसके अंदर भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक तो शायद बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि जैसे ही आप इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे यहाँ पे फीमेल के अंदर क्या देखने को मिले मैम, यहाँ पे फीमेल के अंदर क्या हो जाए, जेनाइटल हर्ब्स का जो इन्फेक्शन है, जो बेबी अभी बाहर आने वाला है उसको हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैम जेनाइटल हर्ब्स, फीटल डिस्ट्रेस और प्लेसेंटा प्रीविया में नहीं कर सकते। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के अंदर आप इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हो, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वाइल अ फिजिशियन इज परफॉर्मिंग एन एमनियोटोमी, एमनियोटोमी कर रहा था फिजिशियन, आर्टिफिशियल रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑन अ लेबरिंग वुमेन, एक लेबरिंग वुमेन के ऊपर, विच नर्सिंग एक्शन इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे कौन सा नर्सिंग एक्शन है जो आप हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे? फटाफट से आंसर कीजिएगा। तो मैम वाइल फिजिशियन इज परफॉर्मिंग एमनियोटोमी, आर्टिफिशियली रप्चर कर रहे थे आप मेम्ब्रेन को लेबर रूम के अंदर, तो कौन सा नर्सिंग एक्शन है जिसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए? तो मैम सबसे पहले असिस्ट करो फिजिशियन को जब भी वो ये प्रोसीजर कर रहे हैं। अगला है मैम कीप द वुमेन, ये कीप द मदर, व्हाट अबाउट इज हैपनिंग, ठीक है ना, कि माँ को ये बताएंगे कि क्या करने वाले हैं हम और अभी उसके साथ क्या होने वाला है। अगला है बच्चों मॉनिटर द फीटल हार्ट टोन, आप फीटल हार्ट टोन को मॉनिटर करेंगे, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट है मैम हम इंकरेज करेंगे कि स्लोली स्लोली ब्रीथ करे। तो मैम हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बच्चे की फीटल हार्ट रेट को असेस करना। फर्स्ट प्रायोरिटी, जब भी कोई भी पेशेंट, कोई भी फीमेल आपके पास आ रही है तो सबसे पहले हम यही करते हैं। और आपको पता है जब आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा, AROM होगा, तो सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। तो उसी फीटल डिस्ट्रेस को रोकने के लिए हम क्या करेंगे मैम, फीटल डिस्ट्रेस को रोकने के लिए, और कोड प्रोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि कोड प्रोलैप्स हो गई नेक के अराउंड तो आपको पता है बेबी की डेथ हो सकती है ना बच्चों, बिल्कुल। तो इसीलिए हमें फटाफट से फीटल हार्ट रेट मापना पड़ेगा बच्चे का, क्योंकि बच्चे की जान जाने का सबसे ज़्यादा खतरा है। आफ्टर सर्जरी फॉर क्रेनियोफेरिंजियोमा, एक पेशेंट है और उसकी सर्जरी की गई है क्रेनियोफेरिंजियोमा, विच पैरामीटर शुड बी मोस्ट क्लोजली मोनिटर, तो आप ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको बहुत ही क्लोजली मोनिटर करेंगे? बच्चे का ब्लड शुगर लेवल, बच्चे का सोडियम लेवल, बच्चे का यूरिन आउटपुट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट है यहाँ पे हम बच्चे का सीरम सोडियम लेवल असेस करेंगे। देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्रेनियोफेरिंजियोमा क्या होता है। बिल्कुल, तो मैम ये एक मेजर सर्जरी करते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? क्रेनियोफेरिंजियोमा क्या होता है? क्रेनियोफेरिंजियोमा एक कंडीशन है जिसके अंदर
बच्चे का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड देखने को मिलता है। तो मैम ये एक रेयर कंडीशन होती है जो कि हमें स्लोली स्लोली ब्रेन के अंदर बेनाइन ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, बेनाइन ट्यूमर। तो धीरे धीरे बेनाइन ट्यूमर बन जाता है पेशेंट के ब्रेन के अंदर। और मैम ये नियर टू द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और हाइपोथैलेमस के पास होता है। तो जब आप इसको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास से इस ट्यूमर सेल को रिमूव करोगे तो क्या होगा, आपका कौन सा ऐसा लेवल है जो पेशेंट का हमें डिस्टर्ब देखने को मिलेगा। शुगर लेवल, मैम शुगर लेवल तो पेनक्रियाज की वजह से अफेक्टेड होता। हेड सर्कमफ्रेंस ये बोल रहा है कि आईसीपी बढ़ सकता है। अगला है मैम यूरिन आउटपुट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किसको बैलेंस करके रखती है मैम, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक्सिस जो है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है। हो जाता है ना, बिल्कुल। तो मैम हमें पेशेंट का यूरिन आउटपुट चेक करना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट को डायबिटिक इंसिपिडस होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, क्या होने का खतरा होगा बच्चों, डायबिटीज इंसिपिडस होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा। सो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पेशेंट के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करना पड़ेगा एंड यूरिन आउटपुट जो है उसको हम असेस करेंगे। अगला क्वेश्चन है मैम, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन करने से पहले लेंथ को कहाँ से कहाँ तक मापा जाएगा। ये सरकारी सवाल बन गया है बच्चों। ये कैसा सवाल बन गया है, ये सरकारी सवाल बन गया है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आता है कि जब भी आप एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हो, आपके अभी करंट एग्जाम जीएमसीए चंडीगढ़, बाबा फरीद, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी 2025 में भी आया था। ठीक है ना, तो एनजी ट्यूब जब भी इंसर्ट करते तो उसको कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है मैम, उसको हम टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लोब टू द जिफोइड। नेक्स्ट है मैम नोज टिप टू द एंगल ऑफ जा, देन टू द जिफोइड। नेक्स्ट है टिप ऑफ नोज टू द, डायरेक्टली ही जिफोइड पे ले गए। अगला है मैम नोज टू माउथ, माउथ टू जीफोइड। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे मैम टिप ऑफ नोज से ईयरलोब, ईयरलोब से जीफोइड प्रोसेस। ठीक है ना, इसी को बोल देते हैं NEX। क्या बोल देते हैं, NEX, नोज ईयरलोब एंड जीफोइड प्रोसेस। ठीक है, अगला है ए चाइल्ड विद डायरिया शोज नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। एक बच्चा है जिसके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे डिहाइड्रेशन के, कितना ORS है जो आफ्टर ईच लूज स्टूल आप देने वाले हैं। ये टॉपिक आप कल करेंगे, कल पीडियाट्रिक की क्लास के अंदर हम वोमिटिंग एंड डायरिया डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आप कल करेंगे, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन ठीक भी हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पीडिया में पढ़ लिया है वो बच्चे आंसर कीजिएगा। एक चाइल्ड है, डायरिया हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिहाइड्रेशन का कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं है। सो व्हाट अमाउंट ऑफ फ्लूइड और व्हाट अमाउंट ऑफ ORS आप ईच लूज स्टूल के बाद में कितना ORS देंगे। तो हम यहाँ पे WHO की गाइडलाइंस मानते हैं और WHO रिकमेंड करता है 50 to 100 ml आफ्टर ईच स्टूल। कितना बच्चों, एज मच एज पॉसिबल नहीं बच्चों, 50 to 100 ml आफ्टर ईच लूज स्टूल। ठीक है ना, सीप स्पून के थ्रू आप दे सकते हो बच्चे को। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, एक पेशेंट है जिसकी हार्ट रेट है 130 एंड सिस्टोलिक बीपी जो है बच्चे का वो कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे है 80 mm ऑफ HG। कितना है बच्चों, 80 mm ऑफ HG है। देखो क्वेश्चन को रीड करो एक बार दोबारा से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन इज दैट कि एक पेशेंट है एंड पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो है 130 एंड सिस्टोलिक बीपी दिया गया है यहाँ पे 80 mm HG। तो शॉक इंडेक्स निकालना है। इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है आपको कार्डियो में। शॉक इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, दो ही रीडिंग्स दी गई हैं, तो इनसे कैसे निकालेंगे। तो मैम शॉक इंडेक्स का जो फॉर्मूला है ये एक मेट्रिक टर्म यूज़ करते हैं जिसमें जितनी भी हार्ट रेट होती है पेशेंट की अपॉन सिस्टोलिक बीपी, HR/A सिस्टोलिक बीपी हम पेशेंट का चेक करेंगे। यहाँ पे HR है 130 और मैम सिस्टोलिक बीपी कितना है यहाँ पे हमारा 80।
तो हमारा शॉक इंडेक्स कितना आएगा, लगभग 0 से 0.1 और 0.6, तो 1.6 के लगभग आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो क्लोजेस्ट नंबर है वो है 1.5, ठीक है ना। क्या है बच्चों, 1.5। तो आपको पता है अगर यहाँ पे पेशेंट का जो शॉक इंडेक्स है नॉर्मली कितना होना चाहिए, 0.5 टू 0.7 होना चाहिए, ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर मोर देन 1 है तो याद रखिएगा पेशेंट जो है वो हमारा हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ठीक है ना, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। A patient says the news anchor is giving a special secret message to me. The symptom is cold. इस सिम्टम को आप क्या बोलेंगे। अभी जो एम्स ट्यूटर बिलासपुर का पेपर हुआ था बच्चों सेकंड फेज का, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया था कि एक पेशेंट है वो बोल रहा है कि न्यूज एंकर जो है ना वो मेरे बारे में ही बातें कर रहा है। तो इसको थॉट ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, इल्यूजन बोला जा रहा है, या फिर मैम ये है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि सारे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सब मेरे बारे में सोच रहे हैं, वो दोनों मेरी बुराई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। फटाफट से शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास को। तो जिन भी बच्चों का ड्रीम गोल है, एक बच्चों जिनकी ऑलरेडी पहले से तैयारी है, ठीक है ना, और वो बच्चे क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो 4 मंथ का बैच है जिसकी फीस है 2400, और अगर आप 3 मंथ का बैच लेना चाहते हैं तो आपके लिए फीस है 1999, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी बैच चूज़ कर सकते हैं। ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और फर्स्ट टाइम में क्विक रिवीजन और बढ़िया से अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको पूरी स्मार्ट प्रिपरेशन मिलेगी रेगनार नर्सिंग एकेडमी के साथ में। तो अपना फ्यूचर आपके हाथ में है, आप इसको डेडिकेटेडली टाइम दीजिएगा पढ़ाई को, क्योंकि आने वाला जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने आपके लिए 20,000 वैकेंसीज लेके आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। लाइक शेयर कर देना ताकि हमारा डेली का ये सेशन है जो इसी टाइप से चलता रहे, ठीक है। ये है कॉन्टेक्ट नंबर।